हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ज्योग्राफी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसको आज से हम शुरू करेंगे। और फर्दर जो मेरी आगे की जो वीडियोस आएंगी वो इंडियन ज्योग्राफी पे ही जो आगे की क्लासेस होंगी, जो एक दूसरे से लिंक होंगी, वही मेरी क्लास होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, उसकी जो पहली क्लास होगी वो हमारी इंडिया के ऊपर होगी। इंडिया का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो होगा। जैसे कि इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन, ग्लोब के ऊपर की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है इंडिया की, वो कहाँ पर है, किस हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और हम इसमें देखेंगे कि इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ जो होता है वो कॉरिडोर कितनी लेंथ का है, ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर जो फ्रंटियर है वो कितने लेंथ का है, कितने किलोमीटर का है, ठीक है। इनका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखेंगे इंडिया की, ठीक है। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट जो होता है इंडिया का, साउथन मोस्ट पॉइंट होता है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, वो हम इंडिया का देखेंगे। और जो भी हमारे इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं। और इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो कितने स्टेट, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि हमारी नेबर कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ग्लोब दिख रहा होगा। तो ग्लोब में नॉर्मली हम ये देखते हैं, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये क्या है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और जो ये लाइन है, ये लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर। तो अगर हम नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और अगर हम ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर की बात करें तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, किसमें, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इंडिया इस वाले रीजन में आता है जो कि है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो एक बात हमारी सबसे पहले क्लियर हो गई कि अगर हम इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन देखें किस हेमिस्फीयर में आता है, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की बात करें तो वो इंडिया की क्या है, तो वो फर्दर आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे कि कैसा क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि इंडिया की शुरुआत कैसे हुई। इंडिया में जो भी सिविलाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो आपने नाम सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको हिंदी में सिंधु सभ्यता बोलते हैं। तो किसी भी सिविलाइजेशन, जो भी सिविलाइजेशन है, जो भी सभ्यता है, उसका अगर आपको डीप नॉलेज पता होगा तो कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा किसी नदी के किनारे बसती है, किसी नदी के किनारे लोकेट होती है। क्योंकि पहले के टाइम पे ना बोरवेल होते थे, ना पाइपलाइन होती थी, कुछ नहीं होता था। तो सबसे मेन जो सर्वाइवल के लिए सोर्स होता है वो पानी होता है। हमेशा पहले जो लोग रहा करते थे वो नदी के किनारे रहा करते थे। तो जो वेस्ट से लोग आए, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लोग आए, तो उन्हें जो पहली रिवर मिली वो सिंधु नदी मिली, ठीक है। तो उसके किनारे सिविलाइजेशन हुआ लोगों का। फिर इस तरफ इंडिया पे फर्दर प्लेन एरियाज आने लगे और रिवर होने लगी। तो पूरा जो रीजन है वो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडिया को किन किन नामों से और बुलाते हैं, तो आपको इंडिया पता होगा, भारत भी पता होगा, हिंदुस्तान भी पता होगा, और ये पता नहीं होगा कि इंडिया को आर्यवर्त कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया का एक और नाम है जो कि आर्यवर्त है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो जो ग्रीक लोग होते थे, तो वो इंडिया को, वो इंडस रिवर को, आई को एज आ एच रिप्रेजेंट करते थे, तो वो इंडस की हिंदस हो जाता था। तो ऐसे ही ईस्ट में रहने वाले लोग को हिंदुस्तानी ऐसा करके बोलते थे, ठीक है। तो ये इंडस रिवर का जो वो मिस प्रोनाउंस करके बोलते थे, तो आई की जगह एच आ जाता था। तो ऐसे इंडिया नाम पड़ा, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो अब इंडिया की एज आ ज्योग्राफिकल यूनिट हम देखेंगे।
कि जियोग्राफिकल यूनिट क्या है इंडिया की। तो पहले ही हमने देख लिया, अगर लैटिट्यूडनली की बात करें, लैटिट्यूडनल जैसे इंडिया हमारा है, इंडिया ये है हमारा इंडिया। तो अगर लैटिट्यूडनली की बात करें, कहाँ ग्लोब पे समझते हैं हम इसको, तो अगर लैटिट्यूडनली की बात करें तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो इधर पे हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो हमारे पहले 2 पॉइंट क्लियर हुए कि लैटिट्यूडनली नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो वो देखिए वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम ये मैप निकाल लेते हैं इंडिया का। तो देखिए हमारा इंडिया 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ, ये कौन सा एक्सटेंशन है, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बताओ तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 फीट ईस्ट से 97 डिग्री 25 फीट ईस्ट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ, ये दोनों पॉइंट हमने देख लिए। तो हेमिस्फेयर का हमें पता चल गया, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का पता चल गया। अब हमें ये पता होगा कि हर कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री होगी उसका एक स्पेसिफिक टाइम जोन है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो इंग्लैंड से होकर निकली है। इंग्लैंड की जो रॉयल लेबोरेटरी है वहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री लाइन हो गई। तो यहाँ से जो ईस्ट की तरफ कंट्रीज हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टाइम प्लस, और जो वेस्ट की तरफ कंट्रीज है वहाँ टाइम होता है माइनस। जैसे यहाँ से 1 डिग्री में कितना होता है, जैसे पूरी अर्थ गोल है तो गोल में पूरा एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री हो गया। अब कितने पूरे टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो अगर हम इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 1 डिग्री में 4 मिनट निकल के आता। तो ऐसे करके जो हमारा इंडिया है, इंडिया 82.5 से होकर निकलता है, जो कि मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद, जो प्रयागराज, जिसको आज के टाइम पे नया नाम प्रयागराज मिला है। तो वहाँ से 82.5 जो होता है डिग्री, वहाँ से निकलता है। तो ऐसे करके 0 डिग्री से हम कितने आगे हैं, 0 डिग्री से 5 आवर्स एंड 30 मिनट हम आगे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ भी है कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो पास होती है ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो कि मिर्ज़ापुर से पास होती है। ठीक है, और हम कितने टाइम अहेड हैं ग्रीनविच मीन टाइम से, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम, जो पॉपुलरली नोन एज आईएसटी। आईएसटी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। ठीक है, इट पासेस ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल मिडिल से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप हम मैप में दिखा दें आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इंडिया के मिडिल में ऐसी होकर निकलती है। ये सब मैं थोड़ा मिटा लूँ, ये
लगभग ऐसी इंडिया को पूरा पूरा 20 से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिस पे पास होके जाती है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि कर्क रेखा, हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं, तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से ऊपर, राज्यों के ऊपर से गुजरती है। तो वो सबसे पहले हो जाता है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर से होकर क्या निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन की बात करें और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो वो भी हम मैप पे से समझेंगे। मैप पे से बहुत ही इजीली समझ में आ जाता। तो देखिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो अगर हम बात करें कि इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ से लेके इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक इंडिया की कितनी डिस्टेंस है, तो वो ये लिखी हुई है 2933 किलोमीटर। और वही अगर हम बात करें कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया का कितना एक्सटेंशन फैला हुआ है, तो वो है 3214 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन 3214 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है वो ज़्यादा लंबा है ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन से। अब देखिए, हमारे इंडिया का एक कोनिकल शेप है, नीचे कोनिकल शेप है। तो देखिए, पहली बात तो एक ऐसा ओशियन जो कि किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है तो वो है इंडिया, और वो उस ओशियन का नाम क्या है? इंडियन ओशियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से एक इमेजनरी अगर हम रे खींच दें तो इस तरफ एक सी आ जाता है, इस तरफ एक सी आ जाता है। तो जो इस तरफ इंडिया के सी है उसे कौन सा सी बोलते हैं? अरेबियन सी, अरेबियन सी। और इस तरफ जो है वो बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जैसे हम मैप पे होके समझें, मैप पे किधर गया मैप? देखिए, जैसे इधर पर जो है इस तरफ क्या है? अरेबियन सी, इस तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल। मतलब यहाँ से पूरी कोस्ट लाइन आ गई ना, यहाँ पर सीधा समुद्र है और यहाँ से गुजरात के बाद क्या है? गुजरात, आधे गुजरात के बाद भी समुद्र लग जाता है। तो इस कोन के नीचे इंडियन ओशियन आ जाता है, यहाँ से इंडियन ओशियन आ जाता है। और जो ये रीजन है ये अरेबियन सी है और ये रीजन है ये कौन सा सी है? ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, जिसे हिंदी में बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अब फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो अब जियोग्राफिकल एरिया की बात करें कि इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसको अगर हम हिंदी में बोलें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% माना जाता है। कितना माना जाता है? 2.4%। मतलब पूरे वर्ल्ड 100% लैंड में से सिर्फ इंडिया के पास 2.4% ही लैंड है। वो भी मतलब कैलकुलेशन में तो अपन को कम लग रही है, लेकिन वो कैलकुलेशन में मतलब अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो इंडिया 7th पोजीशन पे आता है। कितनी पोजीशन पे आता है? 7th की। पहली पोजीशन पे क्या है? रसिया। आपने मैप में देखा ही होगा, रसिया बहुत बड़ा है। ठीक है, रसिया के बाद आ जाता है कनाडा। रसिया के बाद जैसे ये फर्स्ट पे है रसिया, दूसरे पे कनाडा आ जाता है, तीसरे पे चाइना आ जाता है, फोर्थ पे यूएसए आ जाता है, फिफ्थ पे ब्राज़ील आ जाता है एंड सिक्स्थ पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे कौन आता है? इंडिया। ठीक है, तो पोजीशन आपको पता चला, जियोग्राफिकल एरिया का पता चला कि 3.28 कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, जो कि वर्ल्ड का 2.4% है। ठीक है, इंडिया 7th पोजीशन पे आता है। अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, पहला रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक
ठीक है। अगर लैंड फ्रंटियर की बात करें, अब लैंड फ्रंटियर और कोस्ट लाइन ऑफ द मेन फ्रंटियर ये क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए मैप में, देखिए ये पूरा खुल के आ जाए, तो ये देखिए यहाँ से क्या लग गया, यहाँ से लग गया कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब समुद्री की तट। यहाँ से क्या लग गया, ये इंडिया का कोस्ट लाइन। तो अगर मेन लैंड की बात करें, मेन जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए लैंड फ्रंटियर की बात करें, किसकी बात करें, लैंड फ्रंटियर की, तो लैंड फ्रंटियर इन स्टेट्स का है। यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से यहाँ बांग्लादेश आ गया, यहाँ से लेके इतना, ये लैंड फ्रंटियर है। और यहाँ से लेके ये इतना क्या है, ये है कोस्ट लाइन फ्रंटियर, ये कोस्ट लाइन में आ जाता है। तो इनकी भी लेंथ कई एग्जाम से पूछ लेते हैं कि बताइए लैंड फ्रंटियर कितना है और जो कोस्ट लाइन फ्रंटियर है वो कितना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो कोस्ट लाइन है मेन फ्रंटियर का, ठीक है, अभी इंडिया की बात हो रही है, मेन इंडिया की बात हो रही, तो वो 6,100 किलोमीटर है। अब लेकिन इंडिया के अंदर तो अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड भी आते हैं, तो उनका भी, जैसे ये कहाँ है, ये देखिए ये अंडमान निकोबार आ जाते हैं, और ये लक्षद्वीप, तो ये भी, इनकी भी तो ये कोस्ट लाइन है ना, ये आप देखिए ये कोस्ट लाइन, तो इनकी भी तो कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ये इंडिया का ही पार्ट हैं, ये इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनकी भी हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी कोस्ट लाइन है, तो ये 7,516 है। तो अगर कोई कहे लैंड फ्रंटियर कितना है मेन, ठीक है, तो वो 15,200 किलोमीटर है, और अगर कोस्ट लाइन ऑफ द मेन फ्रंटियर की बात करें तो वो टोटल की अगर बात करें तो टोटल 22,716 किलोमीटर हो गया। इन दोनों को ऐड करके, इनको ऐड करके 22,716 किलोमीटर हो गया। और अगर अकेला इंडिया की मेन इंडिया की बात करें तो वो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, अब आपने कई पॉइंट्स का नाम सुना होगा, जैसे कि इंदिरा कॉल हो गया, ठीक है, और कन्याकुमारी हो गया, आखिरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो गया, किवीथू हो गया, गुहार मोटा हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम मैप पे बड़ी आसानी से समझेंगे। देखिए ये मैप आ गया। अगर कोई बोले इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, मतलब सबसे लास्ट पॉइंट जो ईस्ट में पड़ता है वो इंडिया का क्या है, तो वो है किवीथू। किवीथू कहाँ पर लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यही वो पॉइंट है किवीथू पॉइंट जहाँ से लोहित रिवर, ये लिखा है ना, लोहित रिवर एंटर्स करती है इंडिया में। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ, किवीथू है। ठीक है, अब हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये वेस्ट हो गया, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, गुहार मोटी या फिर गुहार मोटा, लोग अलग अलग तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो गुहार मोटा जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि गुजरात के कच्छ एरिया में है, गुजरात के कच्छ एरिया में है। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का पता चला, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का पता चला। अब हम नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट को देख लेंगे। तो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल। कौन सा है, इंदिरा कॉल। ठीक है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर हम साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया मेनलैंड का कन्याकुमारी है। अब साउथर्न मोस्ट पॉइंट में एक और कंफ्यूजन आती है कि एक तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट हो गया मेनलैंड का, मेन लैंड का, और एक साउथर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंडिया का। ठीक है, तो अगर मेनलैंड की बात करें कि इंडिया के मेनलैंड का साउथर्न मोस्ट पॉइंट बताओ, तो वो क्या है, कन्याकुमारी। और अगर पूरे इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम बोलें तो वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट सबसे पहले हमने देखा
तो वो क्या है, किविथु, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मैंने बताया तो वो है गोहार मोटा, जो कि गुजरात के कच्छ एरिया में है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की मैंने बात की तो वो इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है लद्दाख, वहाँ पर है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट की मैंने बात करी तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। और अगर साउथर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड, मैंने बताया ना मेनलैंड की बात करें तो वो कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु। ठीक है, अब फर्दर तो अगर हम इंडिया के इमीडिएट नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो वो 7 कंट्रीज आती हैं, जो कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, जो इमीडिएट नेबर्स मतलब वो नेबर्स होते हैं जो कि किसी ना किसी हमारे स्टेट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमारी स्टेट्स के साथ जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिस पे मैंने ट्रिक बताई थी कि अपनी नेबर कंट्रीज़ को कैसे याद करेंगे, और यही सेम ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर बांग्लादेश करता है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। ठीक है, अब हम वो देख लेंगे कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश असम, ठीक है, और त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद जो चाइना है, चाइना सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो कि हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, और उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे फिर वो अरेबियन सी लग जाता है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये स्टेट्स पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल करता है उत्तराखंड के साथ, यूपी उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ये नॉर्मल हिसाब लगा सकते हैं कि जैसे जो हमारा इंडिया है, इंडिया, ये आप देख सकते हैं कि नेपाल जनरली इस रीजन में आ जाते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तराखंड के बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, बिहार के बगल में सिक्किम, और सिक्किम के बगल में क्या है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश करता है। वही जो 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हो गए वही म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ठीक है, नमामि 7 सिस्टर्स का अगर हमें नाम याद करना हो तो वो नमामि से हो जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ऐसा करके। ठीक है, भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी बाउंड्री शेयर होती है, जो कि यूटी ऑफ लद्दाख में छोटा सा एक नैरो होता है। जैसे मैं आपको मैप में दिखाऊं, किधर गया मैप, ये यहाँ पर थोड़ा सा नैरो यहाँ पर होता है, जहाँ से यूटी ऑफ लद्दाख के साथ कहाँ यूटी ऑफ, ये गिलगिट बल्चिस्तान का आपने नाम सुना होगा, पीओके में जो गिलगिट बल्तिस्तान है वहाँ उसके थ्रू जो यूटी ऑफ लद्दाख है वो अफ़गानिस्तान से छोटी सी बाउंड्री शेयर कर सकता है, कुछ ही किलोमीटर्स की है। ठीक है, और एट लास्ट श्रीलंका भी हमारा नेबर कंट्रीज़ है, बट इमीडिएट नेबर्स नहीं है क्योंकि वो किसी स्टेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये एक नैरो जो स्टेट है, नैरो बेल्ट है, उसके साथ कनेक्ट रहता है, जिसे पाक स्टेट बोलते हैं, जिसे जल संधि, इसे जल संधि बोलते हैं। तो वो पाक जल संधि होती है, जिसके वजह से जो श्रीलंका है वो इंडिया से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है, आगे बने रहिए इसी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में आगे, और हम जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, और क्या इम्पैक्ट है लैटिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाउंड्री लाइन एंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कितने कितने किलोमीटर की कोस्ट लाइन कौन कौन सी नेबर कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स देखेंगे इंडिया का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही फर्दर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।